हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू द जियोग्राफी एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, जो कि क्लास 10th का हिस्ट्री है। और इसका चैप्टर फर्स्ट आज हम शुरू करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो एक बार हम आज उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हम ये बात करें कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होगा, तो चैप्टर को हम कई पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा ऑल ओवर यूरोप पे, और उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो नेशनलिज्म है उसका आइडिया किस तरीके से इमर्ज होता है, इस पार्ट 1 में हमें ये पढ़ना है। पार्ट सेकेंड में हम ये पढ़ेंगे कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म बनता कैसे है। यानी कि जो पार्ट सेकेंड है, इट डील विल्स द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो पूरा यूरोप कई पार्ट्स में बटा हुआ था, वो किस तरीके से नेशनलिज्म एक तरीके से कंप्लीट करता है, किस तरीके से वहाँ पे नेशन स्टेट बनता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट थर्ड में हम ये देखेंगे कि जो जर्मनी है और इटली है उसका यूनिफिकेशन किस तरीके से होता है। तो पार्ट थर्ड में हम देखने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूरोप। और साथ ही साथ हम एक और चीज़ इसमें देखेंगे कि जो ब्रिटेन है उसमें कुछ स्ट्रेंज केस आता है, तो उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसके पहले यहाँ पे कुछ यहाँ पे रह गया था जिसमें हम देखे होंगे कि एक एज शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन। और उसके बाद हम देखेंगे ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। हम नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली जो यूरोप के लोग थे उन्होंने अपने नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज किया। और लास्ट में हम देखेंगे इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म के बारे में। व्हाट इज़ इंपीरियलिज्म एंड व्हाट इज़ नेशनलिज्म, तो ये सब हम समझने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में कि ये जो कहानी है कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि एक पेंटर है उन्होंने एक चित्र बनाया हुआ है, एक पेंटिंग बनाया हुआ है। आपको दिखाते हैं हम। ये रहा वो पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है वो बनाया गया फेडरिक सोरी के द्वारा। इन्होंने ये पेंटिंग इमेजिन के बेसिस पे बनाया हुआ है। और इस पेंटिंग में इन्होंने दिखाया हुआ है कि कई यहाँ पे यूरोप के बहुत सारे कंट्री हैं जो यूनिटी ऑफ लिबर्टी जो यहाँ पे है इसको क्रॉस करते हैं ये लोग। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है कि जो लोग भी यहाँ पे अपने फ्लैग के साथ जो इसको क्रॉस कर चुके हैं वो यहाँ पे नेशन स्टेट बन गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टैचू के पास एग्जैक्ट खड़े हैं, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग नेशन स्टेट बनने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे पीछे खड़े हैं, जिसमें फ्रांस भी आता है। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं इसका मतलब है कि ये लोग वहाँ पे अभी पहुँचने ही वाले हैं, अभी रास्ते में ही हैं कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो सके। अब आपको यहाँ पे ये कुछ फ्रेगमेंट्स दिख रहे होंगे। इन फ्रेगमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? ये जो फ्रेगमेंट्स हैं बेसिकली जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसका सिंबल है। यहाँ पे उसके सिंबल टूट करके बिखरे पड़े हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे यूरोप की कंट्री थी, यहाँ पे यूरोप की कंट्री के लोगों ने जो एब्सोल्यूट मोनार्की था उसको यहाँ से उखाड़ फेंका है, और उसके फ्रेगमेंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो फिगर बनाया है, ये पेंटिंग बनाया है फेडरिक सोरी ने, उनका ये एक तरीके से उटोपियन जो विज़न है, जो दूरदर्शी हमें विज़न कह सकते हैं जिसको, वो हमें दिखाई देता है कि उन्होंने इमेजिन के बेसिस पे ये बनाया हुआ है। अब हम बात करें कि इनमें से ऐसे कौन कौन से कंट्री थे जो ऑलरेडी यहाँ पे नेशन स्टेट बन चुके थे। तो जैसे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पे अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड है, जो यहाँ पे अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड है वो ऑलरेडी यहाँ पे नेशन स्टेट की कैटेगरी में आ चुके हैं। और जो फ्रांस है अभी जस्ट पीछे ही है, इनके नेशन स्टेट बनने वाला है। तो यहाँ पे पेंटिंग्स को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन फिगर्स के माध्यम से हमें समझाया क्या जा रहा है। इन फिगर्स के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो भी यहाँ पे फ्रांस की अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जो हमें इतनी बड़ी लाइन दिख रही है, तो जो भी यहाँ पे ये फ्रांस की कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से अब नेशन स्टेट बन रहे हैं धीरे धीरे। तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि नेशन
स्टेट होता क्या है। दूसरा सवाल ये आना चाहिए कि अगर ये नेशन स्टेट अभी बन रहे हैं तो इसके पहले का क्या, इस यूरोप में बिफोर नेशन स्टेट क्या था। फिर हम ये देखेंगे कि जब ये नेशन स्टेट बन जाता है तो इसके बाद का क्या, इसके बाद क्या होता है, आफ्टर क्या होता है। तो ये सारा का सारा कहानी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो उम्मीद है आपको चैप्टर का थीम समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट। ऑलरेडी मैं पार्ट फर्स्ट जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार फिर से थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आगे चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे है जो पार्ट फर्स्ट है, द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है वहाँ से किस तरीके से जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो इमर्ज होता है। बट वहाँ पहुँचने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको अभी बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने अभी बोला था नेशन स्टेट के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशन स्टेट होता क्या है। और नेशन स्टेट पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक नेशन क्या होता है और एक स्टेट क्या होता है। तो नेशन की जब भी हम बात करें तो नेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर में कुछ लोग रह रहे हों और उन लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हो, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अगर इनमें सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी कि वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहे हों, उनकी फीलिंग जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो लोग हैं वो एक नेशन है। यानी कि जो नेशन है वो एक कह सकते हैं कि एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो अनटचेबल है, उसको टच नहीं कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर अनटचेबल नहीं बोलेंगे, अनटेंजिबल बोल सकते हैं, या फिर ये टेंजिबल नहीं है। तो यहाँ पे नेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उनमें सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक नेशन है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वो किस तरीके से क्रिएट हो सकता है। तो अगर उन लोगों के बीच में कुछ भी कॉमन हो, जैसे मान लीजिए कि उनका हिस्ट्री कॉमन रहा हो, उनका कल्चर अगर सेम है या फिर कॉमन है, उनका जो जियोग्राफिकल एरिया है अगर वो कॉमन है, या फिर उनका जो पास्ट रहा है, उनकी कोई एक कहानी स्टोरी रही होगी, वो कुछ भी अगर उनमें कॉमन है जो कि उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, तो उसको हम बोलेंगे कि नेशन है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को जो नेशन का कॉन्सेप्ट इमरजेंस हुआ था इंडिया में, उसमें जो मेन रोल रहा था वो था कॉलोनाइजेशन का। जो यहाँ पे ब्रिटेन ने हमें कॉलोनी बना कर रखा था, तो सब लोगों ने एक तरीके से एक साथ उसका विरोध किया। तो यहाँ पे उन जो यहाँ पे इंडियंस हैं उनका इंटरेस्ट सेम था, लोगों का ये इंटरेस्ट सेम था कि हमें यहाँ से इनको भगाना है। उनका जो एक तरीके से कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेम था। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा है जो लोगों को एक करके रखे, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्रिएट करे, उसको हम नेशन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको नेशन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्टेट की। स्टेट को स्टेट कहने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया का फुलफिल करना पड़ता है। जैसे अगर कोई भी एक एंटिटी है, तो मान लीजिए कि कोई कंट्री है, कोई भी एक जियोग्राफिकल अगर बाउंड्री है, तो उसके पास अगर फिक्स्ड टेरिटरी है, पहला ये इसका मतलब जो प्रोविज़न है वो ये होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के पास अगर फिक्स्ड टेरिटरी है। सेकंड, उसके पास अपना खुद का गवर्नमेंट होना चाहिए। तीसरा, उसमें खुद का अपना वो जो वहाँ पे टेरिटरी है उस टेरिटरी के अंदर में उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। और जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट हमने वहाँ पे बना रखा है, वो गवर्नमेंट सॉवरेन होना चाहिए। सॉवरेन का मतलब है कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद ले सके और उस पर किसी और चीज़ का इन्फ्लुएंस ना हो। तो अगर ये चार कंडीशन कहीं पे भी फुलफिल होते हैं तो उसको हम स्टेट बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो इंडिया है हमारा, इंडिया एक स्टेट है क्योंकि इंडिया के पास अपना खुद का टेरिटरी है, इंडिया की गवर्नमेंट भी है, इंडिया का अपना पॉपुलेशन भी है, और इंडिया जो है वो सॉवरेन कंट्री है। वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। किसी से अगर वॉर हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, तो हमें किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। तो यहाँ पे स्टेट के कुछ क्राइटेरिया थे। अब यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करिए। मैंने नेशन को बताया और स्टेट को भी बताया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो जो डेफिनेशन निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम नेशन स्टेट। यानी कि वैसा टेरिटरी जिसके अंदर में सॉवरेन गवर्नमेंट भी हो, पॉपुलेशन भी हो, और वहाँ पे कह सकते हैं कि फिक्स टेरिटरी भी हो,
तो वैसा एंटिटी जिसके पास ये सब चारों प्रोविज़न हैं, और वो जो पॉपुलेशन वहाँ पर रह रही है, उस पॉपुलेशन के अंदर में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अगर है, हम ये कह सकते हैं कि वो एक नेशन है। जैसे इंडिया, इंडिया एक नेशन भी है, ठीक है। अब इंडिया एक नेशन क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, भले ही उनका कल्चर अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है, बट कुछ तो ऐसा है। जैसे मान लीजिए कि हमारा, अगर हम अपने फ्लैग को देखते हैं, कोई भी अगर इंडियन अपने फ्लैग को देखेगा तो वो सेम फीलिंग क्रिएट होगी। मान लीजिए कि एक पर्सन ए है जो इंडिया में रह रहा है, और एक पर्सन बी है वो भी इंडिया में रह रहा है, तो अगर वो अपने फ्लैग को देखता है यहाँ पे ए, तो उसके अंदर भी वही फीलिंग आएगी जो उस बी के अंदर में आ रहा है। तो यही जो फीलिंग है इन दोनों को एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिया एक नेशन है। तो वैसा स्टेट जहाँ पे सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग हो उसको हम नेशन स्टेट बोल देंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 1 की। तो यहाँ पे कहानी कुछ इस तरीके से है। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद कीजिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लुइस 16 जब रूल कर रहा था, तो उस टाइम पे यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था फ्रांस में। फिर हमने देखा कि उसके पावर को लिमिट करने के लिए जो वहाँ पे असेंबली थी, जो वहाँ पे नेशनल बॉडी थी, जो नेशनल असेंबली थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करती है। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो मोनार्की से कन्वर्ट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, ठीक है। अब उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो वहाँ पे लुइस 16 होता है उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है वहाँ से, और फाइनली जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था वो रिपब्लिक बन जाता है, रिपब्लिक बन जाता है। यानी कि कहानी कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो फ्रांस में मोनार्की था, मोनार्की के बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद होता है रिपब्लिक। अब ये जो इतना आसान में मैंने इतना आसानी से सब कुछ बता दिया, अब ऐसे थोड़ी हुआ होगा, कुछ तो कुछ ना यहाँ पे काम किया गया होगा, कुछ स्टेप्स लिए गए होंगे। तो पहला सवाल यहाँ से यही पूछता है कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा नेशन स्टेट क्रिएट करने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बनाने के लिए। तो पहला हम इसकी बात करते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे पहला जो स्टेप लिया गया था, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ ला पैत्रे और ला सितोयन, ये जो कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, इसका मतलब होता है फादरलैंड और इसका मतलब होता है सिटीजन। यानी कि इन्होंने अपने जो जो उनकी कंट्री थी उसको एज ए फादरलैंड देखा और इन्होंने ले सितोयन का कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा इन्होंने जो एक तरीके से स्टेप लिया था वो था कि इन्होंने जो भी यहाँ पे मेजरमेंट के सिस्टम थे उसको स्टैंडर्ड बना दिया, एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड मेजरमेंट बना दिया। आगे हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया ताकि लोगों के अंदर में सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग क्रिएट हो सके। उसके अलावा इन्होंने जो भी फ्रांस में जो रीजनल लैंग्वेजेस चलते थे उस टाइम पे बहुत सारे, तो सारे के सारे रीजनल लैंग्वेजेस को डिसकंटिन्यू करके इन्होंने फ्रांस को प्रमोट किया एज ए नेशनल लैंग्वेज। ये सब कुछ मैंने जो पार्ट 1 है उसमें काफ़ी अच्छे से लिख करके समझाया था, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। आगे इन्होंने और भी कुछ कॉन्सेप्ट स्टेप्स लिए थे, जैसे इन्होंने नेशनल एंथम बनाया। नेशनल एंथम के अलावा इन्होंने जो वहाँ पे पहले जो इनकी क्या बोलेंगे उसको, इनकी जो बॉडी हुआ करती थी, जो जनरल स्टेट बॉडी थी, उसको इलेक्टेड कर दिया ताकि इलेक्शन के बेसिस पे अब वहाँ पे सारे के सारे जो मेंबर हैं उनको चूज़ किया जा सके। उसके अलावा इन्होंने जो यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको काफ़ी तरीके से मजबूत बनाया, उसको सेटअप किया। तो ये सारे जो मेजरमेंट थे, और एक लास्ट हमको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो रिपब्लिक का आइडिया था ये फ्रेंच आर्मी के द्वारा कई जगहों पे जा करके पूरे यूरोप में फैलाया गया था। तो ये सारे स्टेप्स थे जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा लिए गए थे। अब हम ये बात करेंगे यहाँ पे कि 1799 में जो यहाँ पे नेपोलियन है उसकी एंट्री होती है फ्रांस में। 1799 में यहाँ पे नेपोलियन जो है फ्रांस में आता है। फिर हमने देखा कि अभी तक फ्रांस में क्या था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की के बाद हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद मैंने बताया कि वहाँ पे रिपब्लिक हुआ था। अब इस रिपब्लिक को फिर से कन्वर्ट किया जाएगा मोनार्की सिस्टम में। अब ये कौन करेगा, वो करेगा नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे 1999 में, सॉरी 1799 का टाइम है ये। 1799 में जो नेपोलियन है वो यहाँ पे एंट्री कर चुका है। तो फिर से हम देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए रिपब्लिक बनाया गया था तो कुछ स्टेप्स लिए गए थे, उसी तरीके से अब जब रिपब्लिक से फिर से मोनार्की बनाया जाएगा तो फिर से कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। और उन्हीं स्टेप्स में जो मेजर हमें पढ़ना है जो नेपोलियन के द्वारा लिया गया था
वो था सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे कभी कभी नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसके कुछ प्रोविजंस हैं, नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804, इसको पढ़ना है हमें। इसके कौन कौन से प्रोविजंस हैं? तो पहला इसका प्रोविजन ये था कि जो भी यहाँ पे नेपोलियन था उसने सारा जो फ्यूडल सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया। उसके अलावा जो यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट हुआ तो करते थे उनको एक तरीके से काफ़ी एक्सटेंसिव बना दिया। उन्होंने पीजेंट्स को सर्फडम से फ्री करा दिया। सर्फडम का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर, यानी कि जिसको आप बंधुआ मजदूरी कहते हो, कि आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है और आपको पेमेंट उतना नहीं मिलता है। उसके अलावा इसने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी यहाँ पे इम्प्रूव किया था। फिर हम देखेंगे कि इसने एक और चीज़ बोला था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब लोग एक जैसे हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये खुद ही देता है। एक तरफ से ये इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है और दूसरी तरफ ये भी कहता है कि जो भी फीमेल्स हैं, जो वुमेंस हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके अलावा फिर से जो वहाँ पे जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने काम किया था कि उन्होंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट को यूज़ किया था, तो उसी तरीके से ये भी वही काम करता है। ये इंट्रोड्यूस करता है प्रॉपर मेजरिंग यूनिट्स को। अब इसके मतलब जिस तरीके से मैंने अभी ये सारे जो प्रोविज़न बताएं इसको छोड़ करके, वो इसके सारे के सारे पॉजिटिव प्रोविजंस हैं। अब इसके कुछ नेगेटिव प्रोविजंस भी हैं, जैसे इसने जो सेंसरशिप था उसको इंट्रोड्यूस किया। अब ये सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी वहाँ पे मीडिया है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो सोशल मीडिया है, ठीक है, तो जिसके माध्यम से न्यूज़ फैलाया जाता है बेसिकली, तो जो भी मीडिया है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, इसी को कहते हैं सेंसरशिप। यानी कि यहाँ पे जो भी मीडिया है वो किसके कंट्रोल में रहेगा? नेपोलियन के कंट्रोल में रहेगा। तो ये एक तरीके से वहाँ पे कह रहा था कि हम आपको बहुत सारे राइट्स देंगे, लेकिन यहाँ पे आपके राइट्स को, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको छीन रहा है ये। तो ये इसका नेगेटिव प्रोविज़न है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि इसने कहा कि नो वोटिंग राइट फॉर फीमेल्स, जो भी वुमेन्स हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा। उसके अलावा मैंने बताया कि इसने जो भी यहाँ पे एक तरफ कहा था कि हम सबको प्रॉपर्टी राइट देंगे, लेकिन जो भी यहाँ पे फिर से वही बात है कि जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको प्रॉपर्टी राइट नहीं दिया जाएगा। और एक जो लास्ट यहाँ पे है कि ये क्या करता था कि लोगों को अपनी आर्मी में ज़बरदस्ती फोर्सफुली रिक्रूट किया करता था। तो ये इसके कुछ नेगेटिव प्रोविजंस थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है, नेशनलिज्म, मतलब कि जो यूरोप है, नेशनलिज्म कैसे बनता है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 18th सेंचुरी के मिड तक, यानी कि 1750 से लेकर के 1800 तक, तो जो 18th सेंचुरी है इसके मिड में पूरे यूरोप में कोई भी नेशनल स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जब यहाँ पे नेशनल स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अब यहाँ पे नेशनल स्टेट बनेगा कैसे? बट उसके पहले हमें ये देखना है कि जब हम पढ़ेंगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, इटली का यूनिफिकेशन हुआ था, बट उसके पहले का क्या? जैसा कि मैंने पूछा था वहाँ पे सवाल कि उसके पहले का क्या, तो उसके पहले हम देखेंगे जो जर्मनी था, या फिर जो इटली थी, या फिर जो स्विट्ज़रलैंड था, वो कई तरह के पार्ट्स में बटा हुआ था। जर्मनी कई किंगडम्स में बटा हुआ था, जो इटली है कई डचीज़ में बटा हुआ था, और जो स्विट्ज़रलैंड है वो कैंटन्स में बटा हुआ था। अब ये क्या होता है, जिस तरीके से इंडिया जो है इसमें बहुत सारे स्टेट हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो कि जब इंडिया गुलाम था तो उसमें भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ब्रिटिश स्टेट हुआ करते थे। उसी तरीके से जो जर्मनी है यहाँ पे कई किंगडम हुआ करते थे, इटली में डचीज़ हुआ करते थे, और स्विट्ज़रलैंड में कैंटन्स हुआ करते थे। ये जो पूरा का पूरा यूरोप है वो कई पार्ट्स में बटा हुआ था। तो फिर से वही सवाल है कि जब ये पूरा यूरोप इतने पार्ट्स में बटा हुआ था तो ये यूनिफाई होता कैसे है? अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि यूरोप की सोसाइटी कैसी थी। जब हम यूरोप के सोसाइटी को देखेंगे तो यूरोप की सोसाइटी जो है वो टू पार्ट्स में बटी हुई थी। एक तो यहाँ पे अरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग रहते थे, यानी कि वैसे लोग जो इलाइट हैं, जो नोबेल हैं, और दूसरे वैसे लोग थे जो पुअर थे, यानी कि पीजेंट, जो किसान लोग थे। अब हम ये देखेंगे कि यही जो पुअर पर्सन है, इन्हीं में से कुछ लोग निकल के आएंगे जिसको हम कहेंगे न्यू मिडिल क्लास। अब यही पूरा का पूरा अपना जो जिम्मेदारी है यूरोप को यूनिफाई करने का, वो अपने कंधे पे लेंगे। तो अब ये न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? हम ये देखेंगे कि 1750 में ही, 1750 के टाइम पे जो यूरोप है वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, और उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से हम देखेंगे कि एक नए क्लास का बर्थ होता है जिसको हम कहते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास या फिर न्यू मिडिल क्लास।
अब इसकी वजह से जब इनका इमरजेंस होता है तो इमरजेंस, अब मान लीजिए कि जब लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, उनकी आय बढ़ रही है, तो एक तरीके से वो बात करते हैं लिबरलिज्म का, यानी कि हमें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक समान है। अब इससे क्या हो रहा है कि जब आप ये कह रहे हो कि सब लोग एक समान है, जो सब लोग, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, तो जब जैसे यहाँ पे लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो इस लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट की वजह से जो पहले सोसाइटी में दो पार्ट हुआ करते थे, अरिस्टोक्रेटिक और पीजेंट, इनमें जो दूरियां थी वो कम होने लगी, क्योंकि अब यहाँ पे बड़े छोटे की बात नहीं हो रही है, सब एक दूसरे से के समान है, एक जैसे हैं। तो ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जिसकी वजह से ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है वो धीरे धीरे क्रिएट होना शुरू होता है। और इस तरीके से जो नेशनलिज्म का सीड है यूरोप में, वो एक तरीके से इमर्ज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो मिडिल क्लास था उसने दो तरीके का फ्रीडम का बात किया था। उन्होंने कहा था कि हम आपको, जो यहाँ पे लिबरलिज्म की बात चल रही है, इस लिबरलिज्म में उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में बात किया था और उन्होंने इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में बात किया था। अब पहले हमें यह समझना होगा कि ये पॉलिटिकल फ्रीडम क्या होता है और ये इकोनॉमिक फ्रीडम क्या होता है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम में आपको पता होगा कि हम फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे एक एक आदमी है उन सबके फ्रीडम, यानी कि हम यहाँ पे उनके राइट्स की बात करते हैं कि आपको फंडामेंटल राइट्स, भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। फिर हम पॉलिटिकल फ्रीडम में बात करेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ की, यानी कि कानून के सामने सब लोग एक जैसे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगा वो सबके कंसेंट से बनेगा, यानी कि सबकी सहमति से, यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम के कुछ प्रोविज़न है। जैसे पहले ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, दूसरा ये कहते हैं कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तीसरा ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शुड बी बाई कंसेंट, गवर्नमेंट जो है कॉन्सेंट से बनना चाहिए। और पॉलिटिकल फ्रीडम की बात हो रही है तो वोटिंग राइट को कैसे हम भूल सकते हैं, वोटिंग राइट भी आना ही चाहिए। तो एक जो यहाँ पे है वो ये है कि ये वोटिंग राइट की बात भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि ये राइट टू वोट तो कहते हैं, लेकिन फीमेल्स को वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, ये साथ में ये भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसको मिलेगा वोटिंग राइट, तो वोटिंग राइट सिर्फ उसी पर्सन को मिलेगा जिसके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पर्सन के पास ही वोटिंग राइट होगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम का। तो इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब क्या होगा, तो इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो रिलेटेड है मार्केट से, यानी कि ये बात करेंगे फ्रीडम ऑफ मार्केट की, यानी कि मार्केट में कोई भी आकर के अपना सामान बेच सकता है, खरीद सकता है, मार्केट में एक तरीके से फ्रीडम होना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि जो भी यहाँ पे स्टेट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया गया है उसको एबोलिश किया जाए, यानी कि ख़त्म किया जाए। तो दूसरा जो प्रोविज़न है वो है एबोलिशमेंट ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस। तीसरा प्रोविज़न है फ्रीडम ऑफ, अब यहाँ पे जैसे कि हमने ये कहा कि आप जो भी स्टेट के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनको एबोलिश करना है, तो उनको एबोलिश करने के लिए यहाँ पे एक कस्टम यूनियन बनाया जाता है, और इस कस्टम यूनियन का जो नाम होता है वो होता है जोल्वेरियन। इसको याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जोल्वेरियन क्या था। ये जो जोल्वेरियन है ये कस्टम यूनियन था जो कि स्टेट के द्वारा लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस को एबोलिश करने के लिए बनाया गया था। कहाँ पे बना था ये बना था प्रशिया में। जो एक लास्ट प्रोविज़न यहाँ पे ये है कि जो भी यहाँ पे करेंसी था, जो नंबर ऑफ़ करेंसीज थे उसको रिड्यूस करके, जो पहले 30 हुआ करते थे उसको रिड्यूस करके 2 हो कर दिया गया। तो ये सारे यहाँ पे प्रोविजंस आपको समझने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी नेपोलियन का जब बात चल रहा था, फिर हमने देखा कि यहाँ पे मिडिल क्लास आया, तो 1850s में जो नेपोलियन है वो हार जाता है। कहाँ कैसे हारता है भाई, तो 1850s में एक वॉर होता है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू। इस बैटल ऑफ वाटरलू में जो नेपोलियन है वो हार जाता है। अब ये बैटल होता है किसके किसके बीच में है, ये बैटल होता है, एक तरफ होता है इसमें नेपोलियन और दूसरी तरफ होता है इसमें प्रेव कंट्रीज़। अब इस प्रेव कंट्रीज़ में कौन कौन से, यहाँ पे पी का मतलब है प्रशिया, आर का मतलब है रशिया और ए का मतलब है ऑस्ट्रिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, और इस बी का मतलब है ब्रिटेन। तो ये चार कंट्री एक तरफ रहती हैं, दूसरी तरफ रहता है नेपोलियन। इनमें जो बैटल होता है कब होता है, ये 1850s में। एक मिनट, ये जो बैटल है वो होता है 1815 में।
1815। तो इसमें जो नेपोलियन है वो हार जाता है और यहाँ पे प्रेप कंट्रीज़ का जीत होता है। तो फिर से जब हम ये देखेंगे कि नेपोलियन जब था तो उस टाइम पे उसने कन्वर्ट किया था फिर से मोनार्की में। अब ये जो मोनार्की सिस्टम है वो एक तरीके से फिर से कंजर्वेटिव में, क्योंकि जो प्रेप कंट्रीज थे वो कंजर्वेटिव थे, तो अब ये यहाँ पे जो कंजर्वेटिव का रूल है वो शुरू हो जाएगा। अब एक यहाँ पे एक और चीज़ समझना है हमें कि जब कभी भी कोई वॉर होता है, बैटल होता है, तो उसको सेटल करने के लिए एक ट्रीटी होता है। तो इसी बैटल ऑफ वाटरलू को सेटल करने के लिए एक ट्रीटी हुआ था जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना के क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हमें समझना है। ये मैंने अभी समझाया आपको यहाँ पे कंजर्वेटिज्म के बारे में। ये रहा हमारा ट्रीटी ऑफ वियना। तो इस ट्रीटी ऑफ वियना में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो भी पहले ये समझना है कि इसको कराया किसने था, इसको हेड किसने किया था। तो इसका जो एक तरीके से हेड करने वाले थे, जो इस वो मिडिल में आकर के जिन्होंने ये ट्रीटी करवाया था, उनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक, METTERICK तो जो ड्यूक मेटरनिक हैं इन्होंने ये ट्रीटी करवाया था। ये जो ड्यूक मेटरनिक है ये एक ऑस्ट्रिया का चांसलर थे, ऑस्ट्रियन चांसलर थे, और इन्होंने ही ये जो ट्रीटी है करवाया था। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वियना की, कि जो यहाँ पे ट्रीटी हुआ था इसके क्या क्या प्रोविजंस थे। तो ट्रीटी ऑफ वियना में हम ये देखेंगे कि सबसे पहला जो प्रोविज़न था कि जो भी नेपोलियन के द्वारा काम किया गया था सबको अंडू किया गया। अंडू करने का मतलब कि जो नेपोलियन ने किया था उसको ख़त्म कर दिया गया। पहला, दूसरा कि ये जो ट्रीटी है वो किसके किसके बीच में साइन हुआ था। ये ट्रीटी साइन हुआ था जैसे कि मैंने बताया कि प्रेप कंट्रीज़ और नेपोलियन के बीच में। और इसमें जो मेन चीज़ है जो हमें याद रखना है कि इसी ट्रीटी के माध्यम से पूरे यूरोप का सेटलमेंट होता है। अब इसी सेटलमेंट में कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। जैसे कि पहला हम ध्यान रखेंगे जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड है इंक्लूडिंग बेल्जियम, वो फ्रांस के नॉर्थ में चला जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो जेनेवा था उसको ऐड कर दिया जाता है पीडमोंट में, जो कि फ्रांस के साउथ में है। उसके अलावा जो ऑस्ट्रिया था उसका कुछ पोर्शन नॉर्थ इटली को दे दिया जाता है। प्रसिया का जो कुछ नया टेरिटरी है उसको वेस्टर्न फ्रंटियर पे दे दिया जाता है। और जो पोलैंड का कुछ पार्ट है उसको रशिया में दे दिया जाता है। तो ये हमने देखा कि पूरे यूरोप का सेटलमेंट हुआ था। मैं आपको इसका नोट्स दे दूँगा, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसका जो PDF है नोट्स का, हैंड रिटन नोट्स, उसको इसमें अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ वियना था, पहले मैंने बताया कि ट्रीटी ऑफ वियना का जो प्रोविजंस है, तो सबसे पहला बात कि साइन किया गया था प्रेप कंट्रीज़ और नेपोलियन के बीच में। कब हुआ था ये? 1850। उसके अलावा क्यों हुआ, क्यों किया गया था? जो भी नेपोलियन ने काम किया था उसको अंडू करने के लिए। अब इसके प्रोविज़न क्या थे, क्या क्या हुआ था? तो इसमें पूरे यूरोप का सेटलमेंट हुआ था। अब यूरोप के सेटलमेंट में क्या क्या हुआ था? तो पहला जो चीज़ था मैंने बताया कि नीदरलैंड का जो कुछ पार्ट था वो किंगडम था, वो बेल्जियम में दे दिया गया, उसके नॉर्थ, फ्रांस के नॉर्थ में। उसके अलावा जो जेनेवा था उसका कुछ पार्ट को ऐड कर दिया गया पीडमोंट में, जो कि फ्रांस के साउथ में है। उसके अलावा जो ऑस्ट्रिया है उसके कुछ पोर्शन को भी नॉर्थ इटली में दे दिया गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो पूरा बाउंड्री है यूरोप का वो इधर उधर हो रहा है। अब बाउंड्री इधर उधर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे नेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और मैंने बताया था जो नेशन स्टेट होता है वहाँ पे स्टेट में हमें फिक्स बाउंड्री चाहिए होता है। तो यहाँ पे अब फिक्स अपनी बाउंड्री को फिक्स कर रहे थे एक तरीके से। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यूरोप में जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से हो रहा है। अब कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे जो कंजर्वेटिज्म था, जैसे कि क्योंकि प्रेप कंट्रीज अब पावर में आ चुके हैं, तो प्रेप कंट्रीज़ के पावर में आते ही जो रूल कर रहा है वो कौन कर रहा है? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जो है वो ये बैटल जीत चुका है, ये रूल कर रहा है। बट अभी भी यहाँ पे जो लिबरल्स हैं भले ही वो हार गए हों, मतलब जो नेपोलियन था वो हार गया था, लेकिन जो ये लिबरल्स हैं वो अभी भी इस सोसाइटी में है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से चले गए हैं। तो जो लिबरल्स हैं यहाँ पे, अब दो लोग हैं यहाँ पे, कंजर्वेटिज्म भी है और यहाँ पे लिबरल्स भी हैं। तो दोनों में कन्फ्लिक्ट तो होगा ही, क्योंकि दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इन्हीं दोनों में कन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है। और इसी कन्फ्लिक्ट के बाद हम ये देखेंगे कि एक नया एज शुरू हो जाता है रिवोल्यूशन का, जिसमें सिर्फ रिवोल्यूशन ही रिवोल्यूशन होगा। और वो टाइम पीरियड है 1830 से लेकर के 1848 तक का। इसी को हम कहते हैं एज ऑफ रिवोल्यूशन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो यहाँ पे लिबरल्स थे उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में जीतने के लिए, मतलब अपने
जो भी इंटरेस्ट है जो इनका, इसको एक तरीके से अचीव करने के लिए, या फिर इटली को, इटली नहीं बोलेंगे बल्कि पूरा जो यूरोप है उसको यूनिफाई करने के लिए कई तरीके के सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं यंग इटली या फिर यंग यूरोप, जिसका जो एजेंडा था वो ये था इन सोसाइटीज़ का, इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का, कि लोगों को ये बताना है कि जो मोनार्की सिस्टम है या फिर जो यहाँ पे कंजर्वेटिज़म है वो बैड है, मोनार्की सिस्टम बैड है। इसका एजेंडा ये था। अब इसी में से एक रिवोल्यूशनरीज हैं जिसका नाम है ग्वेसेपी मैजनी। अब ये जो मैजनी है ये एक तरीके से कुछ दो अलग अलग सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, जिसको मैंने बताया कि एक था यहाँ पे यंग इटली और एक था यंग यूरोप। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो यहाँ पे एज ऑफ रिवोल्यूशन शुरू हुआ था 1830 से लेकर के 1848 तक, इसका टाइम पीरियड क्या था, इसमें से कौन कौन से रिवोल्यूशन हुए थे, कौन कौन से रिवोल्ट हुए थे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको अभी तक जो भी समझाया है वो अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप ये कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, और आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए, उससे मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ पे और सुधारने की आवश्यकता है। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।